हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 2 मार्च, यानी 2 मार्च है। द हिंदू में आज क्या क्या है 2 मार्च में, तो वो हम लोग देखते हैं। हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। और ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज मैं आपके लिए मैप लगाया हूँ बिकॉज यही मुद्दा है जो आज का मेन मुद्दा है। ठीक है, इसराइल और अमेरिका आपस में मिलकर सहयोग से ईरान पे हमला किए थे और ईरान उसके बदले में इन लोग पे हमला किया है। ठीक है, तो ये आज का मुद्दा है। तो चलते हैं फर्स्ट मुद्दे पे। क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपका मुद्दा कल ही आया था, लेकिन आपको मैं बोला था कि कल और आएगा, नेक्स्ट डे बेटर आएगा, तो मैं आपके लिए पूरे प्रॉपर ले आऊँगा। ठीक है, तो मैं आज के लिए मैं आपके लिए प्रॉपर लाया हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ आपको क्या-क्या मैं आपको समझा पाता हूँ। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं मुद्दा क्या है। ईरान हिट्स इजराइल यूएस बेसिस आफ्टर किलिंग ऑफ खमेनी। ठीक है, खमेनी जो है आपका खमेनी, उस पे क्या है कि मार दिया गया है ईरान के जो लीडर थे। ठीक है, क्या है, पृष्ठभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड। संयुक्त अमेरिका इजराइल हमले की पुष्टि की है। ठीक है, क्या है, संयुक्त यूएस जो है इजराइल सैन्य अभियान में ईरान के सुप्रीम लीडर जो है आयात आयातुल्ला अली खामेनी खामेनी सहित जो है कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत की खबर आई है। ठीक है, ये किसने पुष्टि किया है, तो ईरानी मीडिया ने पुष्टि इसका कर दिया गया है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, जो लीडर था वो आयातुल्ला अली खामेनी ने क्या क्या खामेनी को मार गिराया है। ठीक है, और अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई और मिसाइल मिसाइल हमले की श्रृंखला चलाई, जिसमें महत्वपूर्ण सैन्य और सरकारी ठिकानों का क्या बनाया गया, निशाना बनाया गया। ठीक है, ओके। तो ये था आपका पृष्ठभूमि, और आगे चलते हैं कि ईरान का प्रतिरोध में क्या हुआ, यानी प्रतिशोध लिया ये ईरान का प्रतिशोध, मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। जैसे ईरान ने खामेनेई की हत्या के प्रतिशोध में इजराइल मिसाइल और ड्रोन हमले की घोषणा की, और उनमें क्या हुआ कि सक्रिय रूप से इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और ईरानी राज्य मीडिया जो के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि 27 अमेरिका संबंधित जो सैन्य ठिकाने थे ना, सहित इजरायली जो टेक नोफ एयरबेस थे, और आपका नोफ एयरबेस तथा टेलेविव में रक्षा प्रणालियों पर मिसाइल दागी गई। इस इसे सबसे क्या माना जा रहा है, अभी कठोर प्रतिशोध अभियान बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आपका न्यूज़ का मुद्दा था। अब यहाँ पे आगे इससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसका तो मैं बोलूँगा, करूँगा इसका अच्छे से। लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि संघर्ष का शुरुआत कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, मुद्दा पहले इसके बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, कि शुरुआत इसका कैसे हुआ। देखिए क्या होता है कि 1953 में, ठीक है, 1953 में क्या हुआ, सीआईए और ब्रिटिश M16 ने ईरान में प्रधानमंत्री जो मोहम्मद मुसद्दिक को उखाड़ फेंका था। ठीक है, शाही शासन को अमेरिका का समर्थन था। ठीक है, 1979 में देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है 1953 से। फिर उसके बाद क्या आता है कि 1979 में ईरानी इस्लामिक क्रांति आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ईरानी इस्लामिक क्रांति आया 1979 में, क्या होता है कि शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, कब, 1979 में। और आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी सत्ता में आया था। ठीक है, आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी आपका सत्ता में आया था। जब इसका शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन समाप्त हुआ, तो उसके बाद कौन आया, आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी का सत्ता में आया, और अमेरिका ईरान के संबंध तनावपूर्ण यहाँ से होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ था, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी शासन जो था ना, ये शाही शासन था। ठीक है, शाही शासन, और शाही शासन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था 1953 से ही। ठीक है, तो 1979 में ईरानी इस्लामिक क्रांति हुई, और इसका शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन समाप्त करके क्या बनाया गया, आयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी सत्ता में आए, और यहीं से अमेरिका और ईरान का संबंध तनावपूर्ण जो स्ट्रेस फुल मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हो गया,
किसकी आपका ईरान का, और 52 कर्मचारियों का बंधक बनाना ये प्रमुख घटना था उस टाइम, ठीक है। यह अमेरिका के प्रति ईरान में गहरी असहमति और विरोध की शुरुआत थी, कब से? आपका 1979 से। तो ये मुद्दा था, ठीक है। ये आपका इतिहास बढ़ रहा है इसका। और 1980 के दशक में क्या हुआ, क्षेत्रीय झगड़े और इजराइल सामने आ गया, ठीक है। ईरान क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन इजराइल विरोधी समर्थन दिए। ईरान क्या कर दिया ना, हिजबुल्लाह और हमास जो है वो इजराइल का विरोध था, ठीक है, विरोधी है, ठीक है। इसी को क्या दिया, ये समर्थन दे दिया, कौन? ईरान, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दुश्मन 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 का दुश्मन, ठीक है, दोस्त होता है, यही ये आपस में ये अपनाया, ईरान ने अपनाया अपना आइडियोलॉजी। हिजबुल्लाह और हमास को क्या कर दिया गया, समर्थन दे दिया गया। और ये कैसे संगठन थे, जो इजराइल विरोधी संगठन थे, ठीक है। इजराइल ने इसे अपना सुरक्षा हितों के लिए खतरा माना, ठीक है। 1980 के दशक में, 2000 के दशक में क्या हुआ कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका इजराइल मिला-जुला कदम उठाया, ठीक है। क्या ये किया, 2000 के दशक में न्यूक्लियर जो प्रोग्राम आपका चला और अमेरिका इजराइल मिला-जुला ये कदम उठाया गया। क्या उठाया गया इसमें? तो ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशंस था ना, उसने एम्बिशंस ने अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग बढ़ा दिया। ईरान जो क्या कर रहा था, न्यूक्लियर का एम्बिशन रखा, लक्ष्य रखा, इसमें क्या हुआ, अमेरिका और इजराइल के बीच को और आपस में सहयोग बढ़ा दिया। और अमेरिका ने जो जेसीपीओ से अलग होकर, ये एक संगठन है, इससे अलग होकर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। और इजराइल ने क्या किया, मिसाइल और साइबर हमले कर दिया। देखिए क्या किया, अमेरिका प्रतिबंध लगाया और इजराइल इसी मौका का क्या फायदा, आपस में सहयोग था ही, मिसाइल और साइबर हमला ईरान पर कर दिया, ठीक है। अब 2020 से 2026 तक सीधा सैन्य संघर्ष चला है ये आपस में, ठीक है। कभी उसका बेस पे वो मार रहा है, कभी उसका नेवल बेस या अटैक कर रहा है, जहां भी है, ठीक है। इजराइल पे कर रहा है, अमेरिका पे कर रहा है, अमेरिका ईरान पे कर रहा है। इस दौरान में क्या हुआ, देखिए 2020 में क्या हुआ था, अमेरिकी ड्रोन ने क्या किया था, कासिम सुलेमानी का मार डाला था, ठीक है। 2020 में भी कासिम सुलेमानी को मारा गया था। और 2026 में अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में ईरान के जो सुप्रीम लीडर था खमेनी, उसकी क्या कर दिया गया, हत्या कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर भी इसने भी मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिया गया। तो ये था क्या, इतिहास था, ठीक है, कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। ये आपको पूरी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि इजराइल और यूएसए जो अटैक कर रहा है ईरान पर, या ईरान जो इजराइल और यूएसए के विरुद्ध है, तो इसका शुरुआती कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या था। तो मैं आपको इसीलिए कल बोला था कि आपको प्रॉपर इतिहास में इसका हिस्ट्री जब तक आप नहीं जानोगे कि कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो कैसे पता चलेगा। तो मैं इसीलिए लाया था। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो आपका मुद्दा था कि ईरान का प्रतिशोध मिसाइल और ड्रोन हमले किया गया, जो अभी हम लोग पढ़े, और 27 अमेरिकी संबंधित जो सैन्य ठिकानों सहित इजरायली टेल ऑफ एयरबस को भी वो क्षतिग्रस्त कर दिया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, देखिए, क्षेत्रीय विमान और खतरे का फैलाव आ रहा है। क्या आ रहा है, जैसे ईरान ने अपने जवाबी हमले में दरियाई और उपग्रह ठिकानों पर भी प्रहार किए हैं, जिनमें कुछ को मिसाइल के द्वारा लक्षित किया गया। इससे क्या हुआ, जो खाड़ी देश से मतलब जैसे हो गए खाड़ी देश, जो गल्फ कंट्री हैं, कतर, दुबई, ये आपका ओमान, इसमें भी क्या हो गया, तनाव बढ़ गया, ठीक है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह गतिविधि आत्मरक्षा के तहत वैध है। जो ये हमला कर रहा है, जैसे मान लिया जाए कि इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, ये कौन कह रहा है, ईरानी मीडिया कह रहा है, ठीक है। तो इसने बोला है कि अपने आत्मरक्षा में तो हम हमला करेंगे ही ना, जैसे आत्मरक्षा में हमला तो किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, वैध है आत्मरक्षा के तहत। और उन्होंने अमेरिका इजराइल से परामर्श और शांति की अपील भी की है, ठीक है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस पर क्या आया है और रणनीतिक परिणाम क्या है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के प्रतिशोध की कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर स्थिति बढ़ी तो अमेरिका और भी क्या होगा, तगड़ा जवाब देगा। शैक्षिक वार्ता की संभावना भी दोहराई है, ठीक है। तो ये एक अभी भी मतलब हमला प्रतिक्रिया चल ही रहा है।
दुनिया का क्या प्रतिक्रिया है इस पर, तो देखते हैं। रूस, चीन और अन्य देशों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है, जिसके कारण यूएनओ का जो है आपका सुरक्षा परिषद सत्र और वैश्विक राजनीतिक दबाव दोनों का मुद्दा यहाँ बन गया है, और आम वैश्विक विश्लेषण ये हो रहा है। ठीक है, तो और इसका जब एनालाइज किया जा रहा है तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि रणनीतिक गोला बारूद से राजनीतिक तनाव तक क्या है। तो खामेनेई की हत्या ने मध्य पूर्व शक्ति संतुलन को गहरा झटका दिया है, और यह स्थिति एक राष्ट्रीय संघर्ष से आगे बढ़कर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा खतरे में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब कतर भी आ गया है, आपका ओमान पे भी खतरा हो गया है, यूएई पे भी हो गया है। ठीक है, विश्लेषण के लिए वैश्विक सामरिक स्थिति में इसे जोड़ा जाना चाहिए, और आत्मरक्षा बनाम आक्रामक नीति भी ये मुद्दा बनता है। कैसे? ईरान ने अपने जवाबी हमले को आत्मरक्षा का अधिकार कहा है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो 51 जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 51 के तहत अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये क्या है आर्टिकल 51 संयुक्त राष्ट्र चार्टर का, तो ये मैं आपको बताता हूँ कुछ देर के बाद। ठीक है, वहीं अमेरिका इजराइल का आगे का मिला जुला हमला विवादों के घेरे में है, और इससे क्या हुआ ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, युद्ध न्याय सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब क्या है कि मतलब देखिए यूपीएससी के पर ये बहस को और भी बढ़ावा दे देता है, तो ये मैं आपके लिए लगाया था। ठीक है, अब क्या भारत के हित और ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा, भारत के हित क्या है और ऊर्जा सुरक्षा क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए, भारत जैसे ऊर्जा आश्रित देश के लिए मध्य पूर्व तनाव, तेल गैस सुरक्षा, प्रवासी नागरिक सुरक्षा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो गल्फ कंट्री में जाकर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रहते भी हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनके सुरक्षा पे भी खतरा है, और अभी आप देख ही रहे होंगे कि यूएई में भी हमला होने से क्या है कि इंडियन लोग में भी हलचल मच गया। ठीक है, और व्यापार मार्गों पर भी प्रभाव का चिंता का कारण महत्वपूर्ण है, और द्विपक्षीय संबंध तथा भूमध्य सागरीय शक्ति संतुलन बनाए रखना भारत की विदेश नीति की चुनौतियों में शामिल होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत के पे भी कहीं ना कहीं खतरा है, भारत के लिए भी। ठीक है, और आगे चलते हैं कि अब यहाँ पे ये हम लोग समझ जाते हैं कि ये संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि क्या हुआ था, कारण क्या है। तो राजनीतिक कारण में देखा जाए तो देखिए क्या है, सत्ता संतुलन और क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या ईरान चाहता है कि मध्य पूर्व में प्रभुत्व बनाए रखना, इजराइल इसे चुनौती मानता है। ठीक है, ईरान क्या बोल रहा है कि मतलब मध्य पूर्व जो भी है ना, एशिया में, यहाँ पे क्या है कि हमारा सत्ता स्थापित हो। इजराइल इसको क्या मानता है कि चुनौती मानता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और दबाव। ठीक है, दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और दबाव। ठीक है, ये भी अमेरिका और पश्चिम ने ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए रखा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ईरान पर ये किया जा रहा है। और सेकंड क्या है आपका, राजनीतिक कारण के बाद सेकंड है आपका धार्मिक कारण। ईरान जो है शिया मुस्लिम है वहाँ पे, और इजराइल में क्या है, जूस स्टेट है। ठीक है, के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विरोध भी होता है। क्षेत्रीय प्रॉक्सिस जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया के माध्यम से संघर्ष और बढ़ाया गया है। तो ये आपका ये भी धार्मिक कारण भी बनता है। और थर्ड क्या बनता है, सैन्य और सुरक्षा कारण भी। ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम जो है और मिसाइल क्षमता इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा माना गया है। अमेरिका और इजराइल की सैन्य हस्तक्षेप जो नीति है और रणनीतिक हमले, ये कहीं न कहीं ये आपका सैन्य और सुरक्षा का कारण बनता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक कारण भी यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे आपका मध्य पूर्व में तेल और गैस मार्गों पर नियंत्रण हो जाएगा इससे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ से बहुत मतलब तेल लगभग आपका 20 से 30% जो तेल का व्यापार होता है वहीं से होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अमेरिका का क्षेत्रीय गठबंधन और इजराइल की सुरक्षा नीति। ठीक है, वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे है कि एक और आप देखे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का यूएनओ का आर्टिकल 51 क्या है। देखिए यहाँ पे आपके लिए लगाया गया है कि नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर शैल एम्पायर
द इनहेरेंट right to individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations. Okay, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international पीस एंड सिक्योरिटी। क्या कहता है आर्टिकल 51 कि इस चार्टर की कोई भी धारणा किसी सदस्य देश के विरुद्ध अगर सशस्त्र हमले होने की स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। समझे? तो मान लिया जाए कि अगर कोई भी किसी सदस्य के देश के विरुद्ध अगर सशस्त्र हमला होता है तो उस स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम ना उठाए। तो ये कहीं ना कहीं है इसको हमला करने का मतलब आत्मरक्षा करने का यहाँ पे शक्ति देता है। ठीक है, देखिए क्या है उद्देश्य, क्या है यहाँ पे कि किसी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने पर उसे स्वयं और अन्य देश के साथ मिलकर आत्मरक्षा करने का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 51 यूएन का। और यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लेकिन केवल तब तक वैध है जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम ना उठाए। जैसे अभी कोई कदम नहीं उठाया तो यही बोल रहा है ईरान कि हम क्या किए हैं कि वो जवाबी हमला मतलब दिए हैं, मतलब हम अपने आत्मरक्षा किए हैं। ठीक है, जवाबी हमला नहीं बोल सकते हैं, आत्मरक्षा किए हैं। ठीक है, तो ये इससे आर्टिकल 51 जो है आपका यूएन का चर्चा में आया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, देखिए क्या है मुख्य बिंदु इसमें, स्वतः सुरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस क्या है, देश को अपना बचाव करने का अधिकार देता है। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार की रक्षा संभव है इसमें। सशस्त्र, दूसरा क्या है, सशस्त्र हमला आर्म्ड अटैक की स्थिति में क्या करना चाहिए कि आर्टिकल 51 तभी लागू होता है जब सशस्त्र हमला हुआ हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, केवल खतरनाक तनाव या बयानबाजी के लिए यह लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको बयानबाजी दे दिया कि हम अटैक कर देंगे आप पे, ये हमला कर देंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, तो ऐसा इस पर ये नहीं होगा। जब तक आप पर कोई अटैक ना करे, ठीक है, तब तक आप इसमें आत्मरक्षा ये आर्टिकल 51 आपको लागू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नियंत्रण। देखिए मेंबर स्टेट जो भी सदस्य राष्ट्र होंगे उनको अधिकार तब तक सीमित है जब तक सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है बनाए रखने के लिए कार्रवाई ना करे। यानी यूएन को हस्तक्षेप का अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध क्या है, आर्टिकल 51 का उपयोग किसी राष्ट्र द्वारा वैध आत्मरक्षा की वजह से किया जा सकता है। इसे क्या है, प्रिम्प्टिव अटैक यानी पूर्व सतर्क हमला के लिए केवल सीमित परिस्थितियों में माना जाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि 2020 का अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के कासिम सुलेमानी को मार डाला। अमेरिका ने इसे आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा के रूप में बताया था। यही हाल हुआ अब 2026 में। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले किए और कहा है कि यह आर्टिकल 51 के तहत सामूहिक आत्मरक्षा का कार्य है। तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप कर रहे हैं। इसी बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आया है। क्या है ये, यह जल डमरू जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये फारस की खाड़ी और को ओमान की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरब सागर से जोड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान है। विशेषकर मस्कट और मुसंदम प्रायद्वीप स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है, तो चौड़ाई लगभग आपका 33 किलोमीटर है जो सबसे संकीर्ण भाग है। नौवहन मार्ग यानी शिपिंग लेन लगभग 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी है और यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स है में से एक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी और क्या विशेषता है, तो वैश्विक महत्व। देखिए यहाँ पे वैश्विक महत्व क्या है कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस, दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% इस मार्ग से गुजरता है। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब हो गया, आपका यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया का अधिकांश तेल निर्यात इसी रास्ते से होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुत्व जमाना ईरान भी चाहता है, उधर इजराइल और अमेरिका भी चाहता है। ठीक है, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, खासकर कतर से। ठीक है,
सामरिक महत्व क्या हो यहाँ पे हो जाएगा, यह क्षेत्र अक्सर ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका तनाव का केंद्र रहता है। इसलिए अभी न्यूज़ में भी आया, किसी भी संघर्ष की स्थिति में तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है, इसलिए इसे ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन किसे कहा जाता है, तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहा जाता है। ठीक है, भारत के लिए भी महत्व रखता है, क्या रखता है, जैसे आपका भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, तो इसी रास्ते आता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो भारत का तेल आयात महंगा हो जाएगा, और जो आपका करंट आपका अकाउंट डिफिसिट है, जो यानी चालू खाता घाटा जो है बढ़ सकता है, महंगाई पर भी दबाव बढ़ेगा। यह किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। यह नहर कैनाल नहीं बल्कि नेचुरल स्ट्रेट है, तो ये आप याद रखिएगा। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है, ये भी बात आप याद रखिएगा, और पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ आपके लिए जो फर्स्ट पेज पे ये आपको मैं लगाया था, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आपका देखिए, एक मिनट, देखिए क्या है ये आपका, यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए जैसे आपका ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओमान क्या है, ओमान आपका ये दक्षिण में है, और ईरान आपका ये आपका नॉर्थ में है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये आपका है। ठीक है, और ईरान देखिए इधर भी पड़ता है, तो ईरान देखिए क्या है, बंदर आवास, यहाँ पे एक पोर्ट है इसका, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, ईरान का ही है, और यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है ना, उसको जोड़ता है आपका अरेबियन सी से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको लिए ये लगाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा, अब यहाँ से आपका एमसीक्यू है। ठीक है, पहले तो आपको आपके लिए आज मेंस का क्वेश्चन फिर से मैं लाया हूँ। प्लीज़ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी मैं करना चाहता हूँ अपने तरफ से, कि जो मैं मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज़ आप लोग लिखते क्यों नहीं हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको मैं करवा रहा हूँ, ये आपको जो भी मुद्दा करवाता हूँ, क्या आपको ये प्रश्न मैं देता हूँ वो समझ में आता नहीं है, या आपको मेरा मुद्दा समझ में नहीं आता है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी तो मैं अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाऊँगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। क्योंकि आपका आपसे बात करने का कोई तरीका तो अभी है नहीं, क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको क्या कमियां हैं, या आप क्यों नहीं लिख पाते हैं, आपका कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, वजह बताइएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और है कि आपका वेब्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए ऑफर आया है। ठीक है, बहुत जल्द ही ये वेब्स एकेडमी अपना ऐप भी लॉन्च करने वाला है, जिस पर क्या होगा, 4 फाउंडेशन कोर्स आएंगे। देखिए 4 फाउंडेशन कोर्स कौन कौन है, तो पहला कोर्स जो है आपका यूपीएससी, ठीक है, सीएससी 2027-28 के लिए क्या है, ये आपका जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स आएगा, प्री प्लस मेंस। ओके, ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि आपका 14th जेपीएससी का, जो अभी डेट भी बढ़ा दिया है, मैम बताए हुए हैं अभी, 14 जेपीएससी का प्री प्लस मेंस होगा। ठीक है, प्री प्लस मेंस होगा। थर्ड आपका क्या है कि 72वीं बीपीएससी, ठीक है, 72वीं बीपीएससी, ये आपका प्री प्लस मेंस, इसका भी फाउंडेशन कोर्स आएगा। फोर्थ क्या होगा आपका, मांग रहे जो भी आपके मांग रहेगा, डिमांड, जैसे कल ही आपका मैम लिए हैं नेट या जेट का जो भी पेपर लिए हैं, उसको आप लोग देखिए जाके। ठीक है, और उस पेपर में अगर आपका नेट का प्रॉपर तरफ से यूजीसी नेट का मांग रहेगा, या आपका जेट का मांग रहेगा, तो हम लोग वो आपकी मांग को पूर्ति करेंगे। ठीक है, और ये जो 4 कोर्स है ना, वो किनके लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ये 4 कोर्स, वो इनके लिए बेनिफिट हो जाता है सबसे ज़्यादा। एक तो पहली तो जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर आएंगे, ठीक है, जो पहले यूट्यूब पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए इन चारों कोर्स में आपको बैफ्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्लस में ऑफलाइन हमारा जो टेस्ट सेट होगा ना, जो टेस्ट सीरीज हमारे जेपीएससी के लिए होगा, तो ये आपके लिए क्या होगा, ऑफलाइन होगा। जो भी बच्चे दे पाएंगे, जो नज़दीकी आपके केंद्र पे रहेंगे, वो तो दे पाएंगे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके,
तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, आप लोग ठीक है, जुड़वाइए। और इसी तरीके से हमारा यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज आएगा, बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज आएगा, ठीक है। और जो भी आप नेट वगैरह का भी टेस्ट सीरीज मैं लाऊंगा, ओके। तो जो बच्चे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल जो है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल है, वेब्स एकेडमी है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी सब्सक्राइबर अभी तक हो चुके हैं और जो आगे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया रहता है, प्लीज़ आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, ताकि आपको 1000 बच्चे में जो हमारे तरफ से जो वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, तो वो आपको प्रॉपर गिफ्ट आपको प्राप्त कर पाइएगा, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। चलते हैं, क्या है हमारे मुद्दे पे आते हैं। क्या है कि हाल ही में ईरान द्वारा इजराइल तथा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के संदर्भ में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक राजनीति पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के संदर्भ में स्वरक्षा के दावों की वैधता की चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में कितना आसान से आप लिख सकते हैं। अगर आपसे नहीं आप लिख पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर प्लीज़ इस क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आप दे दीजिए, तो मैं आपको आपके टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके। चलते हैं, हमारा एमसीक्यू भी है। तो हमारा यही तरीका है पढ़ाने का कि हम लोग पहले मुद्दा पढ़ते हैं, फिर मेंस का क्वेश्चन देते हैं और फिर आपको एमसीक्यू भी करवाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि ईरान ने अपने हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत उचित ठहरा। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 केवल सामूहिक रक्षा से संबंधित और स्वरक्षा से नहीं, ये ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल भी देता है और आपका कलेक्टिव भी देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, बिल्कुल। यह विश्व के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी हमारा कथन सही है। ये पूरी तरह से एक ही देश के नियंत्रण में नहीं, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी देश का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तो पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल। भारत पूरी तरह से ऊर्जा के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है, नहीं, पूरी तरह से पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी केवल एक। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी सही बात है, ठीक है। और यह पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है, नहीं। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। एक और तीन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ही बोला है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। तो यह एक कृत्रिम नहर है, नहीं, नहर तो है ही नहीं, ये आपका नेचुरल स्ट्रेट है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्वेज कैनाल का बात बोल रहा है यहाँ पे। यह एक प्राकृतिक जल डमरू है जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, हाँ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं सेकंड हमारे मुद्दे पे। आज क्या है सेकंड हमारा मुद्दा, देखिए क्या है। प्रेसिडेंट टू लॉन्च पिंक कार्ड फॉर वुमेन फ्री सिलेंडर स्कीम। क्या है, पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो आपका क्या किए हैं कि भारत में सामाजिक एवं डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में नई दिल्ली में 2 मार्च 2026 को दो प्रमुख कल्याणकारी योजना का शुभारंभ राष्ट्रपति जो हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। एक पिंक कार्ड योजना महिलाओं के लिए और दूसरी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना जो राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए। तो ये दिल्ली में प्रॉपर चलाया जाएगा। तो इसी को बोला जा रहा है, देखिए ऊपर लग गया है ये पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो एनसीएम मतलब होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी पिंक
ये आगे है महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए। ठीक है, ये क्या है जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है क्या है महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए। तो पहले पे हम लोग चलते हैं, क्या है यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के रूप में शुरू की जा रही है, जिसका पिंक कार्ड संस्करण महिलाओं के लिए विशेष रूप से है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है एनसीएम का एनसीएमसी का, तो इसका उद्देश्य है राजधानी की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन पर मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराना, विशेषकर डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसों पर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा उद्देश्य इसका। एक ही कार्ड में क्या है, एक ही कार्ड से मेट्रो को भी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन पर सशुल्क यात्रा भी उपयोग किया जा सकेगा। क्या है इसका विवरण जो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यही पूछ सकता है आपको, एक तो पूछ सकता है कि ये कहाँ शुरू हुआ है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तो ये आप दिल्ली में ये योजना फेमस है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसमें क्या है 3 प्रकार के कार्ड होंगे, क्या क्या, पिंक जो महिलाओं के लिए, ब्लू सामान्य यात्रियों के लिए, ऑरेंज जो हो गए मासिक पास उपयोगकर्ताओं के लिए, जिनमें प्रारंभ में पिंक और ब्लू कार्ड जारी होंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। पिंक प्रॉपर जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जो 3 तरह का कार्ड होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जो पिंक जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है वो प्रॉपर किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो ये आप आज इसका शुभारंभ होगा, जिनमें प्रारंभ में क्या है पिंक और ब्लू कार्ड यानी सामान्य यात्रियों के लिए ब्लू जो कार्ड होगा और पिंक जो होगा महिलाओं के लिए, ये जारी किया होगा। पिंक कार्ड पूरी तरह फ्री होगा, तो ये बात आप याद रखिएगा। जो पिंक कार्ड होगा ना पूरी तरह फ्री होगा, दिल्ली सरकार द्वारा ये खर्च वहन किया जाएगा। और जो ये पूरी पिंक कार्ड पूरी तरह फ्री हो जाएगा, इसका कौन खर्च वहन करेगा, तो ये दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लगभग आपका 50 कार्ड जारी केंद्र होंगे। जो केंद्र कितने होंगे, जो जारी केंद्र करेंगे वो कौन सा, डीएम एसडीएम कार्यालय एवं चयनित डीटीसी स्थानों पर ये कराया जाएगा। और मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन पर कार्ड आपका जारी किया जाएगा। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन मतलब हो गया कि आपका जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह दस्तावेज वगैरह मांगा जाएगा कम से कम, और उस पर ये जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है आधार कार्ड का ही आपसे सिर्फ मांगा जाए या जो भी होगा, अभी आज से स्टार्ट होगा तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कार्ड लाभार्थियों को मोबाइल नंबर और आधार से लिंक होगा। देखिए मैं आपको बताने ही वाला था, आगे आपका आगे प्रत्येक कार्ड लाभार्थी के मोबाइल नंबर और आधार से लिंक होगा। ठीक है, जिससे आयु, लिंग एवं दिल्ली निवासी की पुष्टि होगा। और इससे क्या हो जाएगा कि दिल्ली के निवासी आप हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। रणनीतिक महत्व इसका क्या है, तो देखिए रणनीतिक महत्व यह है कि यह पहल समावेशी शहरी परिवहन एवं महिलाओं सुरक्षा में सुधार का कदम है। और डिजिटल भुगतान और स्मार्ट कार्ड आधारित ट्रांजिट जो सिस्टम के साथ डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को भी ये बल प्रदान कर रहा है। और इससे महिलाओं के दैनिक यात्रा खर्च में कमी आएगी, जिससे क्या होगा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी। ठीक है, अब दूसरा जो है योजना है, ये देखिए क्या स्टार्ट होने वाला है। दूसरा जो योजना है क्या है, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना। क्या है, रसोई ईंधन खर्च पर राहत दिया जा रहा है। योजनात्मक रूपरेखा क्या है, तो इसी कार्यक्रम के दौरान जो है आपको जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो आपका जो योजना है, इसी के कार्यक्रम के दौरान क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वर्ष में, ये कौन सा, होली और दिवाली पे। ठीक है, होली और दिवाली के अवसर पर प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कि होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा किनको, दिल्ली के जो निवासी रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर दिल्ली के वाले के लिए हुआ है। ठीक है, सबके लिए नहीं हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। लाभ क्या है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें एक सिलेंडर के वर्तमान मूल्य के बराबर में राशि आपका आधार लिंक्ड बैंक खातों में जमा होगा। यानी आपको पैसा दिया जाएगा कि जितना आपका वर्तमान मूल्य है एक सिलेंडर का, और अनुमानित रूप से 15.5 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा जो दिल्ली में है। ओके, सामाजिक इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि घरों की रसोई ईंधन खर्च में राहत मिलेगी,
उज्ज्वला तथा स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान मिलेगी। ठीक है। और त्योहारों के समय आर्थिक बोझ कम होने से गृहिणियों और कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। अब इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं तो क्या होगा इसमें देखिए। पहला तो ये योजना जो दोनों योजना है महिला सशक्तिकरण के कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। ठीक है। पिंक कार्ड योजना महिला समावेशन, सुरक्षित यात्रा, आर्थिक बोझ में कमी को प्रोत्साहित करती है। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में महिला गतिशीलता गतिशीलता बढ़ने से लाभार्थियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में वृद्धि होगी। ठीक है। तो होती है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि डिजिटल और समग्र परिवहन में सुधार आएगा। जैसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आधारित स्मार्ट कार्ड से एकीकृत डिजिटल भुगतान की दिशा में प्रसार होगा, जो वन नेशन वन कार्ड मिशन के अनुरूप है। ठीक है। नकदी के उपयोग में ये कमी आएगी, मतलब कैशलेस होगा। डिजिटल रिकॉर्ड रख रखाव तथा डाटा आधारित योजना निर्माण में प्रोत्साहन निर्माण का क्या मिलेगा, योजना निर्माण का प्रोत्साहन मिलेगा। और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे एलपीजी सिलेंडर योजना में डीबीटी के उपयोग से पारदर्शिता और लाभ वितरण की दक्षता भी बढ़ती है। और यह नीति अंत्योदय स्तर तक सामाजिक सुरक्षा जाल को ये मजबूत करेगी। ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा क्या है कि इसके लिए एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग मुद्दा पढ़ लिया एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू क्या बोलता है। पहला, पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के संबंध में सही कथन चुनिए। ठीक है। देखिए क्या है कि यह योजना केवल पुरुष यात्रियों के लिए बिल्कुल नहीं, यह दिल्ली सरकार की पहल है जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देती है, तो ये बिल्कुल सही है। और सी में बोल रहा था कि केवल कार्ड डीटीबी से प्रयोग नहीं, मेट्रो में भी होगा। कार्ड जारी करने के आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है, आधार कार्ड अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ओके। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि पिंक कार्ड के तहत कितने प्रकार के कार्ड जारी किए जाएंगे और उनका उपयोग कौन कर सकता है। देखिए 3 प्रकार के हम लोग देखे थे, पिंक, ब्लू और ऑरेंज। पिंक महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार तो बिल्कुल नहीं, केवल पिंक कार्ड बिल्कुल नहीं, 2 प्रकार बिल्कुल नहीं। ठीक है। ऑरेंज भी यहाँ पे है। ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना में लाभ वितरण किस माध्यम से किया जाएगा। तो ये क्या है कि आपको बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, जो वर्तमान मूल्य रहेगा आपका एलपीजी सिलेंडर का, जो आपका मतलब प्रेजेंट में जितना वैल्यू रहेगा वो दिया जाएगा। ओके। पिंक कार्ड और मुफ्त एलपीजी योजना का महत्व क्या है, तो ये देखिए महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक कदम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कि पिंक कार्ड योजना के दौरान कौन से उद्देश्य हैं। ठीक है। पिंक कार्ड योजना का कौन सा उद्देश्य है, तो महिलाओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करना, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, डिजिटल भुगतान स्मार्ट कार्ड प्रणालियों को बढ़ावा देना, बिल्कुल ओके। केवल पुरुष यात्रियों के लिए निजी बस सेवा प्रदान नहीं, ये महिलाओं के लिए है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब अगले मुद्दा है। क्या बोल रहा है, देखिए कि वाई की टू कोकोनट कल्टीवेशन टुडे इज सस्टेनेबिलिटी नॉट प्रोडक्टिविटी। क्या बोल रहा है, देखिए इसका बैकग्राउंड में देखते हैं। भारत विश्व के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। ठीक है। प्रमुख राज्य कौन है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये कोकोनट उगाए जाते हैं। नारियल आधारित अर्थव्यवस्था लाखों किसानों की आजीविका से ये जुड़ी हुई है। लाखों किसानों की आजीविका का ये मुख्य साधन है। पहले फोकस था उत्पादकता पर, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर। अब फोकस क्या है, सतत खेती पर, यानी सस्टेनेबल कल्टीवेशन पे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि नारियल होता क्या है, कोकोनट में क्या है। तो देखिए नारियल जो है ना, कोकोनट है, एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वैज्ञानिक इसका नाम है कोकस आपका न्यूसीफेरा। ठीक है। कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, देखिए मेन पॉइंट है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका हर भाग उपयोगी होता है। तो आप क्यों और कैसे, ये आप बिल्कुल, और कारण ये आपको जानना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जामों को। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जब तक वाई, व्हाट, हाउ, रीजन, ठीक है, एंड प्लस में आपका इसका वे फॉरवर्ड। ठीक है।
तो ये इतने 4-5 जो है, इतने पे तो आप लोग को हर चीज़ में चलना ही चाहिए, ठीक है? तभी आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, अगर आप बनोगे तो, ठीक है? नारियल, ठीक है? इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि इसका हर भाग उपयोगी होता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि नारियल में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसको कल्पा वृक्ष कहा जाता है, यानी कल्प वृक्ष के नाम से भी ये प्रसिद्ध है कोकोनट, तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके? और भौगोलिक वितरण क्या है? तो देखिए विश्व में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत प्रमुख उत्पादक है। तो इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया और भारत, ये प्रमुख उत्पादक कंट्री में आता है। पहले पे इंडोनेशिया आता है, तो फर्स्ट पे आप लिख लीजिएगा, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट उत्पादन होता है। सेकंड नंबर पे आपका फिलीपींस होता है, ठीक है, फिलीपींस। थर्ड नंबर पर आपका भारत होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। भारत में क्या है आपका? देखिए भारत में केरल सबसे अधिक उत्पादन करता है। केरल में कोकोनट का सबसे अधिक उत्पादन है। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है? तो ये सब राज्यों में कोकोनट का उत्पादन अच्छा खासा होता है, ठीक है? और उगाने की परिस्थितियां हम लोग देखते हैं, तो क्लाइमेट इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए तापमान 20 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना बहुत ज़रूरी है। वर्षा जो होना चाहिए 1000 से आपका 2000 आपका सॉरी 2500 तक मिलीमीटर तक ये वर्षा बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो रेतीली दोमट मिट्टी, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए और समुद्र तट के पास बेहतर इनकी वृद्धि होती है, तो ये बात आप याद रखिएगा। प्रमुख किस्में क्या हैं इसका? तो प्रकार देख लेते हैं कौन-कौन है। तो देखिए टॉल वैराइटीज है, जैसे लंबे, अधिक जीवन इनका रहता है, टॉल वैराइटीज का अधिक जीवन रहता है। आपका ड्वार्फ वैराइटीज यानी कम ऊंचाई वाली, जल्दी ये फल देते हैं। और हाइब्रिड वैराइटीज जो अधिक उत्पादन करता है लेकिन रोग ये प्रतिरोध भी करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका उपयोग सबसे बड़ा ज़्यादा ये उपयोग है, तो देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है इसका, कि नारियल पानी बेवरेज के रूप में उपयोग किया जाता है। कोपरा, इसको कोकोनट ऑयल बनाया जाता है। क्वायर, रस्सी और मैट बनाया जाता है। सेल, इसका हैंडीक्राफ्ट्स बनाया जाता है। लीव्स, ये इनका पत्तियां, छत या झाड़ू, देखिए इनका सारा चीज उपयोगी है, तो ये उपयोग आप याद रखिएगा कि क्या क्या इनसे बनाए जाते हैं कोकोनट से। और प्रमुख समस्या क्या है? तो देखिए प्रमुख समस्या है जलवायु परिवर्तन, कीट जो है आपका राइनोसेरस विटल और रेड पाल्म वेविल जो है आपका कीट जो है, ये कहीं ना कहीं इस पे समस्या बनता है। और जल संकट, मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, ठीक है? अब सस्टेनेबल कोकोनट फार्मिंग क्या है? तो इंटर क्रॉपिंग, जैसे नारियल हो गया, काली मिर्च हो गया, केला हो गया, ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है? पेस्टिसाइड का भी ज़्यादा उपयोग। देखिए इसमें संस्थान जो है आपका, ये आप याद रखिएगा, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है? एक तो ये थर्ड नंबर पे आता है इंडिया प्रोड्यूसर में, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। ट्री ऑफ आपका लाइफ ऑफ ट्री जो कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ जो कोकोनट को कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? और इसका संस्था, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछा है, जैसे चाय बोर्ड पूछ लिया है, कॉफी बोर्ड पूछ लिया है, तो हो सकता है कोकोनट पूछ ले, ठीक है? तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि में है, तो ये हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, ठीक है? और उद्देश्य केरल के कोच्चि में है, तो ये आप याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है इसका? नारियल उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देना, तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके? आगे चलते हैं। अब क्यों सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है? जो हम लोग देख रहे थे कि भारत को अब उत्पादकता बढ़ाने पर पहले फोकस था, अब सस्टेनेबिलिटी पे जरूरी है। जो इसका फार्मिंग जो होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी, यानी सतत आपका उत्पादन होना चाहिए। कारण देखिए, पहला कारण है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है? क्या है? अनियमित जलवायु परिवर्तन से अनियमित वर्षा होने लगा, सूखा आने लगा, चक्रवात आने लगा। तो नारियल एक क्लाइमेट सेंसिटिव क्रॉप है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए सस्टेनेबल हम लोग का उत्पादन जरूरी है। केवल उत्पादन बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगा, ओके? तो इसलिए जरूरी है। दूसरा क्यों जरूरी है? तो जल संकट, ठीक है? नारियल को अधिक पानी चाहिए, कई क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जरूरी है। थर्ड, मिट्टी की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक आज के रूप में, आज के डेट में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो इससे क्या आ रहा है कि सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है? ऑर्गेनिक एंड इंटीग्रेटेड फार हो, मतलब दूर जा रहा है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। कीट एवं रोग, जैसे राइनोसेरस विटल हो गया, रेड पाल्म विल हो गया, मोनो क्रॉपिंग से जोखिम बढ़ता है।
ठीक है, बायोडायवर्सिटी आधारित खेती बहुत ज़रूरी है इसलिए। और पाँचवा क्या है आपका कि छोटे किसानों की समस्या, जैसे इंडिया में अधिकांश नारियल किसान जो है स्मॉल एंड मार्जिनल है, यानी छोटे और सीमांत किसान है, ठीक है। हाई इनपुट एग्रीकल्चर बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए लो कॉस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस ज़्यादा लाभकारी हो सकते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और सिक्स में है कि बाजार और उपभोक्ता रुझान के लिए, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है और सस्टेनेबल कोकोनट प्रोडक्ट्स जो है जैसे क्वायर का हो गया, वर्जिन आपका ऑयल हो गया का महत्व ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए भी अब ये इसके खेती के जो सस्टेनेबल सतत नारियल खेती के उपाय क्या हो सकते हैं, तो वही हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ज़रूरी क्यों है और इसका उपाय उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं यानी समाधान। तो ये देखिए, मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड आपका इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए, जैसे नारियल के साथ केला, काली मिर्च, अनाज, अनानास जैसी फसलें उगाने चाहिए। इससे क्या होगा कि भूमि का बेहतर उपयोग हो जाएगा, अतिरिक्त आय भी आएगा, कीट एवं रोग का जोखिम इससे कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन इरिगेशन बोल रहा हूँ, इरिगेशन पानी की बचत 30 से 50% सीधे जड़ों तक ये पानी पहुंचता है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत ये उपयोगी हो जाएगा। थर्ड, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना चाहिए, गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता इससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ओके, फोर्थ में देखते हैं एकीकृत आपका कीट प्रबंधन, ठीक है। क्या है, जैविक कीटनाशक नीम आधारित बनाना चाहिए, ट्रैप्स और प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करना चाहिए, रसायनों का सीमित उपयोग होगा, इससे होगा, ठीक है। मिट्टी में एवं पोषण प्रबंधन भी करने की आवश्यकता है, नियमित सॉइल टेस्टिंग कीजिए, मल्चिंग कीजिए, जैसे सूखी पत्तियों से ढकना, संतुलित उर्वरक का उपयोग कीजिए। छठा क्या है, जल संरक्षण तकनीक का उपयोग, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेसिन मैनेजमेंट, पेड़ के चारों ओर जल संरक्षण आप कीजिए, ठीक है। सातवां क्या है कि आपका जलवायु सहनशील किस्में, जैसे हाइब्रिड वैरायटीज अपनाने की आवश्यकता है, सूखा एवं रोग प्रतिरोध रोधी पौधे लगाएं, ठीक है। आठ में क्या है कि बहुस्तरीय आपका खेती यानी मल्टी टायर क्रॉपिंग होना चाहिए, जैसे नारियल हो गया, छोटे पौधे हो गए, जड़ी बूटी हो गई, ये तीनों मिक्स करके लगाना चाहिए, अधिक उत्पादन होगा, बायोडाइवर्सिटी भी इससे बढ़ेगी। और तकनीकी एवं संस्थागत समर्थन भी जरूरी है, जैसे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण समय पर देना चाहिए, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, जैसे आईसीटी हो गया आपका, मोबाइल एडवाइजरी भी जारी करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इससे उपयोगी होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका एमसीक्यू देखते हैं मुद्दे का। देखिए, नारियल जो कोकोनट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह शुष्क एवं ठंडे जलवायु में अच्छी तरह उगते हैं। क्या ये शुष्क एवं ठंडी जलवायु में अच्छी तरह? बिल्कुल नहीं। इसे अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता होता है। बिल्कुल। यह मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल है। यानी 2 और 3 हमारा किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नारियल के आर्थिक उपयोग के संदर्भ में सही कथन बताएं। पहला, कोपरा से तेल निकाला जाता है, ठीक है। क्वायर का उपयोग रस्सी में किया जाता है, मैट में बनाने में, बिल्कुल ये भी सही है। नारियल के खोल जो सेल को कोई उपयोग नहीं है, इसका भी उपयोग है भाई, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारत में नारियल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा प्रमुख उत्पादक है? तो केरल सबसे ज्यादा, तमिलनाडु भी और आपका कर्नाटक भी, ठीक है। यानी आपका 1 2 4 पंजाब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 4। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है? सस्टेनेबल कोकोनट कल्टीवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपाय सही है? तो मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं, मोनोक्रॉपिंग नहीं। ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना, बिल्कुल। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना, ये भी बिल्कुल है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत में नारियल विकास से संबंधित कौन सी संबंधित संस्था कौन सी है? तो ये आपका कौन सा है? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहाँ है? कोच्चि में है, ठीक है, कोच्चि में है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगले जो हमारा मुद्दा है, क्या बोल रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, ठीक है, चिली का जो अटकामा रेगिस्तान है, क्यों महत्वपूर्ण है? ये पूछा गया है, साइंस से ये भी आया है, तो ये देख लेते हैं। क्या है?
पृष्ठभूमि क्या है, अटकामा डेजर्ट जो है चिली में है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा, प्रशांत महासागर के तटों पे है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये कौन सा साउथ अमेरिका में पड़ता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में को पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है, ये शुष्क स्थान भी है। ओके, यहाँ का सलार डे आपका पेजोनेल्स जो है मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियां प्रदान करती है, ठीक है। क्या है अत्यधिक यहाँ पे सूखा है, अत्यधिक सूखा है, उच्च यूवी रेडिएशन है, बहुत कम तापमान यहाँ पे ये आपका पाया जाता है, ऊंचाई लगभग आपका 3.5 किलोमीटर है, इसलिए इसे मार्स एनालॉग भी यानी मंगल जैसा वातावरण भी कहा जाता है। यानी मंगल में वातावरण में यही पाया जाता है, यानी अत्यधिक सूखा, उच्च यूवी रेडिएशन, बहुत कम तापमान, ऊंचाई लगभग आप 3.5 किलोमीटर, ठीक है। अध्ययन का मुख्य फोकस क्या है, तो जिप्सम, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक है, नामक खनिज यहाँ पे पाया जाता है। यह पृथ्वी और मंगल दोनों पर पाया जाता है, यानी जिप्सम जो है ये आपका पृथ्वी और मंगल दोनों पर पाया जाता है। और रही बात की प्रमुख खोज क्या है, तो ये देखिए की फाइंडिंग, जो जीवाश्म है ना, सॉरी जिप्सम है ना, जिप्सम जीवन की सुरक्षा कवच माना जाता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। कैसे, चट्टान के अंदर जो मिलीमीटर स्तर पर माइक्रोब्स जीवित पाए गए हैं, ठीक है। जिप्सम की विशेषता, ट्रांसुलेंस ट्रांसुलेसेंट, ठीक है, सूर्य प्रकाश अंदर जाने देता है, जो जिप्सम है सूर्य के प्रकाश को अंदर जाने देता है, और हार्मफुल यूवी रेडिएशन को ये रोक देता है, ठीक है। और नमी जो है, नमी को बनाए रखता है, यानी मॉइस्चराइजर जो है, मॉइस्चर वो आपको बनाए रखता है, और इससे क्या होता है, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन संभव बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जरूरी है, जीवन की सुरक्षा कवच का भी माना जाता है। और एक चीज और आता है, एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो है का महत्व, ये हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है, तो एस्ट्रोमेटोलाइट जो है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर माइक्रोवेव्स द्वारा बनते हैं, और अंदर पाया गया है कि फॉसिल्स, केमिकल फिंगरप्रिंट्स, मतलब जिप्सम जो है आपका मृत जीवन एनिसेंट लाइफ को भी सुरक्षित रखता है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मार्स ग्रह के संदर्भ में महत्व क्यों क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है ये आपका, कि मंगल पर भी जिप्सम के बड़े भंडार मौजूद है। जब मंगल ग्रह पे देखा गया है कि वहाँ पे भी जिप्सम अधिक रूप में पाए जाते हैं, और ये पृथ्वी पर भी है, ठीक है, और अटकामा पे भी पाया जाता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ऑर्बिटर्स एंड सैटेलाइट फ्यूचर में इन क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या यहाँ पे बताया गया है, यदि पृथ्वी पर जिप्सम जो जीवन को बचा सकता है, तो मंगल पर भी जीवन के प्रमाण छिपे हो सकते हैं, तो इसी कारण ये महत्वपूर्ण आता है, ठीक है। और एक वर्ड आया था एस्ट्रोमेटोलाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है, तो ये देखिए एस्ट्रोमेटो जो लाइट ऐसी चट्टानी ढांचे हैं जो सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स को, विशेषकर साइनोबैक्टीरिया द्वारा हजारों लाखों वर्षों में बनते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं। और कैसे बनते हैं ये, तो सूक्ष्म जीव जो साइनोबैक्टीरिया पानी में रहते हैं, और ये सेडिमेंट जो रेत कण को पकड़ कर क्या करते हैं, परत दर परत जमा करते हैं, ठीक है, और समय के साथ ये परतें कठोर होकर चट्टान बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जमा करते गए समय पर ये क्या हुआ, कठोर बन गया, और यही कठोर बना तो ये चट्टान के रूप में बन जाता है, इसीलिए इन्हें लेयर रॉक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, स्ट्रोमेटोलाइट्स कहता है, तो ये आपका क्या है, लेयर्ड रॉक स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। महत्व क्या है इसका, तो एस्ट्रोमेटोलाइट का, तो ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने प्रमाण के रूप में है, लगभग आपका 3.5 अरब वर्ष पुराना है, और प्रारंभिक जीवन यानी प्रिमिटिव लाइफ का साक्ष्य यानी एविडेंस भी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन उत्पादन में भूमिका निभाता है, कैसे, साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस शुरू किया था, और इससे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ी, और इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट से जोड़ा जाता है। और थर्ड क्या है, एस्ट्रोबायोलॉजी में उपयोग किया जाता है, मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन की खोज में ये मदद करेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी बन सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया,
शार्क बे में, अटकामा रेगिस्तान यानी चिली में, और कुछ झीलों और उथले-पुथले समुद्री क्षेत्रों में। तो इसलिए अटकामा रेगिस्तान जो है बहुत फेमस है, अटकामा डेज़र्ट। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं। क्या है एमसीक्यू? अटकामा डेज़र्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए, यह विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला रेगिस्तान है, बिल्कुल नहीं। यह चिली में स्थित है, बिल्कुल। यह मार्स एनालॉग माना जाता है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अटकामा डेज़र्ट की अत्यधिक शुष्कता का मुख्य कारण क्या है? तो एंडीज पर्वत का रेन शैडो इफेक्ट। ओके, हम्बोल्ट करंट धारा की ये करंट ठंडी समुद्री धारा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अधिकता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि अटकामा डेजर्ट जो है मुख्यतः किन 2 भागों भौगोलिक संरचनाओं के बीच स्थित है? तो ये एंडीज पर्वतमाला और तटीय पर्वतमाला के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रोमेटोलाइट्स के निर्माण में भूमिका किसकी होती है? तो ये किसका होता है? साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्ट्रोमेटोलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है कि यह केवल ज्वालामुखी गतिविधियों से बनता है, बिल्कुल नहीं। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। और ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने साक्ष्य माने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि स्ट्रोमेटोलाइट्स का महत्व क्यों है? क्योंकि ये प्राचीन जीवन का प्रमाण देता है, बिल्कुल सही है। ये ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़ी हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये केवल आधुनिक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, केवल 1 और 2। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए कि एस्ट्रोबायोलॉजी के संदर्भ में एस्ट्रोमेटोलाइट्स का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अन्य ग्रहों पर जीवन के संभावित संकेतों को समझने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा 1000 का टारगेट है सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 4 फाउंडेशन कोर्सों में जो हमारे वेब्स अकेडमी ऐप पे आने वाला है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।